हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी नीति। आप सभी का स्वागत है करंट क्रैक सीरीज में, जहां पे हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स को डीमिस्टिफाई करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, जिससे कि आप समझ पाएं कि उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप किस तरीके से, किस स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन में, चाहे वो प्री हो या मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, आप किस तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसी सीरीज में वॉल्यूम 3 हम लेके आए हैं। वॉल्यूम 3 में हम पढ़ेंगे यूथनेशिया के बारे में। जिस तरीके से राइट टू लिव विद डिग्निटी होता है, क्या हमारे पास राइट टू डाई विद डिग्निटी भी होना चाहिए? तो इस टॉपिक के अराउंड जितने भी लीगल और एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं, हम उनके बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आई वुड बी शेयरिंग माई स्क्रीन नाउ। आई होप यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन नाउ। लेट्स गो टू द टॉपिक। तो जो पैसिव यूथनेशिया है, इसके अराउंड क्या लीगल फ्रेमवर्क्स हैं, क्या प्रैक्टिकल रियलिटीज हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस काफी टाइम से इसको कवर कर रहा है। पहले पूरा एक एक्सप्लेन सेक्शन इस पे आया था। अब एक सुसाइड पॉड नाम की एक चीज है जो स्विट्जरलैंड में स्क्रूटनी में आ रही है, तो इसके बारे में हम समझते हैं। तो अगर इसकी हम इंट्रोडक्शन समझे, इसकी डेफिनेशन समझे कि पैसिव यूथनेशिया होता क्या है, ये वो सिचुएशन है या प्रोसेस है जहां पे लाइफ सपोर्टिंग ट्रीटमेंट को विड्रॉ कर लिया जाए ताकि एक इंसान को नेचुरल डेथ अकर हो जाए। लेकिन जो करंट डिबेट है वो कुछ ऐसे केसेस हुए जिसकी वजह से डिस्कशन जो है एथिक्स और लीगैलिटी पे कि पैसिव यूथनेशिया का क्या लीगल एस्पेक्ट है, क्या एथिकल एस्पेक्ट है, उसके ऊपर दोबारा से बातें होने लगी। तो इसलिए हमारे लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंडिया की स्पेसिफिकली बात करें तो एक लैंडमार्क केस है अरुणा शॉनबॉग केस, 2011 का एक केस है। इसका थोड़ा बैकग्राउंड अगर समझे हम, तो अरुणा शॉनबॉग एक नर्स थी मुंबई के केईएम हॉस्पिटल में, जिन्हें एक वेजिटेटिव परसिस्टेंट स्टेज में लीव कर दिया गया जब ब्रूटल असॉल्ट उनके खिलाफ हुआ 1973 में। यही एक जर्नलिस्ट पिटीशन फाइल करती हैं 2009 में, पिंकी विरानी नाम की जर्नलिस्ट, कि उनका जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है वो हटा लिया जाए। क्योंकि अगर वो वेजिटेटिव स्टेट में है इतने ओवर द पीरियड अराउंड 30-40 ईयर्स होने के बाद, जब उनकी कोई संभावना नहीं है कि वो वापस से हेल्दी लाइफ जी पाए, तो उनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस रूलिंग में रिकॉग्नाइज किया पैसिव यूथनेशिया को, उसकी लीगैलिटी को अपहेल्ड किया, लेकिन उसका एप्लीकेशन शॉनबॉग केस में पर्टिकुलरली रूल आउट कर दिया। इस केस में तो नहीं, लेकिन वैसे अगर देखें तो लीगल है पैसिव यूथनेशिया, क्योंकि उस पर्टिकुलर केस में उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं थी। और इंडिया में पैसिव यूथनेशिया जो है वो केवल हाई कोर्ट अप्रूवल से ही हो सकता है। प्रोसीजर जो है वो हाई कोर्ट के अप्रूवल के बाद ही आगे बढ़ सकता है। फिर धीरे धीरे आगे लीगल डेवलपमेंट्स क्या हुई इसमें। 2018 में सुप्रीम कोर्ट की एक और रूलिंग आई, दैट इज राइट टू डाई विद डिग्निटी, जो कि हम शुरुआत में बात कर रहे थे। उसको इंक्लूड किया गया आर्टिकल 21 में, जो कि राइट टू लाइफ के बारे में। तो अब राइट टू डाई विद डिग्निटी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू लाइफ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोनों ही इसके पार्ट है। प्रीलिम्स में अगर पूछा जाए तो इस बात का ध्यान रखें। उसी रूलिंग से कुछ गाइडलाइंस एस्टेब्लिश की गई। एडवांस्ड डायरेक्टिव, तो जो डायरेक्शन है, इट मस्ट बी साइन बाय 2 विटनेसेस एंड अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हाँ, मेरी लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा लीजिए। देन अप्रूवल प्रोसेस, इट रिक्वायर्स कंसेंट फ्रॉम ट्रीटिंग फिजिशियन, मेडिकल बोर्ड एंड एन एक्सटर्नल मेडिकल बोर्ड विद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन रिप्रेजेंटेशन। तो पूरा एक अप्रूवल प्रोसेस है। जिस तरीके से हम मेडिकल प्रेगनेंसी टर्मिनेशन की बात करते हैं, जो वहां पे पूरा प्रोसेस होता है, उसी तरीके से यहाँ पूरा प्रोसेस है। कंसेंट चाहिए होता है मेडिकल बोर्ड का, ट्रीटिंग फिजिशियन जो है कि हाँ इन्हें रिक्वायर है
असली में रिक्वायरमेंट है या कोई और वेस्टेड इंटरेस्ट है रिलेटिव्स के, फैमिली के, तो पूरा एक प्रोसेस है। और ऐसे पेशेंट्स जिनकी लिविंग विल नहीं है, तो उसमें फैमिली का कंसेंट रिक्वायर होता है जब हम लाइफ सपोर्ट सिस्टम को विड्रॉ करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस एस्टेब्लिश करे गए इंडिया में। लेकिन इसके कुछ क्रिटिसिज्म आए, मॉडिफिकेशंस आए 2019 में। इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया कि जो गाइडलाइंस हैं वो अनवर्केबल है, बहुत ही कम्बरसम है, कि सभी लोगों का एक साथ उपस्थित होना, पूरे मेडिकल बोर्ड या फिर एक्सटर्नल मेडिकल बोर्ड को एक केस के लिए इकट्ठा करना, तो ये बहुत ही कम्बरसम और अनवर्केबल प्रोसेस है, कुछ इजी प्रोसेस होना चाहिए। तो इसी के बाद 2023 में मॉडिफिकेशंस लेके आए एक 5 जज बेंच में। उन्होंने चेंज किया क्या कि टाइमलाइन उन्होंने इंट्रोड्यूस करी कि डिसीजन मेकिंग जो है मेडिकल बोर्ड का वो एक टाइम लिमिट में होना चाहिए, और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसका जो रोल है वो लिमिटेड होना चाहिए, ताकि वर्क जो है, जो काम है हमारा, वो इजी तरीके से जल्दी हो पाए, कि किसी को एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है तो उसको सफर ना करना पड़े, साल ना खींचे इस काम में, जो ब्यूरोक्रेटिक डीलेज होते हैं, रेड टेपिज्म होती है, वो इन्वॉल्व ना हो। अब रिसेंट केस जो है हरीश राणा 2023 में, जिसकी वजह से दोबारा रीसर्फेस हुआ है, उसके बारे में। हरीश राणा जो है वो एक परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में है 2013 से, जिन्हें क्वाड्रीप्लेजिया नाम की डिसेबिलिटी से 100% डिसेबिलिटी हो गई थी, और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ने एक बार दोबारा रिजेक्ट कर दी प्ली कि उन्हें पैसिव यूथनेशिया नहीं दिया जाए, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी तरफ सिंपैथी दिखाई है सुप्रीम कोर्ट में। अब इसमें कुछ फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस इन्वॉल्व होते हैं। इतने सालों तक वेजिटेटिव सपोर्ट, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे रखने के मेडिकल कॉस्ट बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत हाई एक्सपेंसेस होते हैं लॉन्ग टर्म केयर के एक वेजिटेटिव स्टेट में रखने के लिए एक इंसान। फैमिली के डिसीजन को भी इन्फ्लुएंस करता है फाइनेंशियल स्ट्रेन। कोई चाहता है किसी इंसान को दुनिया में रखना, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रेन होने के कारण वो अपने डिसीजंस को इधर उधर ले जा सकते हैं, कि चलिए ट्रीटमेंट को विड्रॉ करते हैं क्योंकि हम ध्यान नहीं रख पा रहे। तो यहाँ पे तो फैमिली की एक लिबर्टी हुई, ना कि जो पर्सन वेजिटेटिव स्टेट में है उसकी लिबर्टी नहीं हुई। फिर एक्सपर्ट ओपिनियन इस बात पे क्या कहते हैं? डॉक्टर भवानी प्रसाद हैं, जो कि एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में, उन्होंने हाईलाइट किया है कि जो फाइनेंशियल बर्डन है फैमिली की चॉइसेस को इम्पैक्ट करता है, बिल्कुल श्योरिटी है उस बात में, कोई दो राय नहीं। अब आगे किस तरीके से बढ़ा जाए, इसमें हमें लीगल और एथिकल बैलेंसेस को एक रास्ता बनाना पड़ेगा, उसका एक मिडल पाथ करना पड़ेगा। जो इंडिया के लीगल फ्रेमवर्क है वो एम करते हैं ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करने के लिए, और सेफगार्ड्स प्रोवाइड करते हैं प्रोसीजर को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन जो चैलेंजेस हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए एथिकल कंसिडरेशंस को, लीगल गाइडलाइंस को, और प्रैक्टिकल रियलिटीज को। मतलब केस टू केस बेसिस। ये ऐसी चीज है जैसे हम बात करते हैं फांसी की, केस टू केस बेसिस हमें बात करनी चाहिए उसकी। प्रैक्टिकल रियलिटीज क्या है, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस क्या है, वो देख के हमें, ताकि जो बेस्ट प्रैक्टिस हो पाए, ग्रेटेस्ट गुड हम दे पाए सोसाइटी में, वो हमें फॉलो करना चाहिए। अब हम समझते हैं कि ये सिलेबस लिंकेज कैसे हो रहा है हमारे इस टॉपिक का। तो अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस में फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वहां पे ये क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है प्रीलिम्स में। वहीं मेंस में अगर हम देखें तो जीएस पेपर 2, 3 और 4। जीएस पेपर 2 में किस तरीके से, पॉलिटी, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस में, और 3 एंड 4 में किस तरीके से, मेडिकल एथिक्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड एथिक्स। तो वहां पे हम इस तरह के क्वेश्चन को देख सकते हैं जो पहले आए भी हैं हमारे पेपर में। अब इससे प्रोबेबल मेंस क्वेश्चन क्या बन सकता है?
क्वेश्चन आएगा GS2 या GS3-4 में that discuss ethical, legal and social implications of the Supreme Court ruling of passive euthanasia in India. How does it align with right to life and personal liberty under 21 आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और हमारे चैनल पे भेज सकते हैं हमें, जिसका हम फ्री में आपको रिव्यू देंगे। तो ये पूरा आज हमने जो टॉपिक कवर किया दैट वाज अबाउट पैसिव यूथनेशिया। ठीक है, कि पैसिव यूथनेशिया क्या है, क्या उसके रीसेंट चैलेंजेस हैं, क्या उसके बैकग्राउंड में केसेस आए इंडिया में खास तौर पे, और किस तरीके से उसको आगे बढ़ाना चाहिए, क्या उसके लीगल और एथिकल इम्प्लीकेशंस हैं। तो अगर आप इसी तरीके के और भी वीडियोस चाहते हैं करंट क्रैक सीरीज में, तो प्लीज हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें मोटिवेट करते रहें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।